देखो अभी हाल ही में शुक्रवार को क्या हुआ। केरल के कोझिकोड में एक विमान, एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये विमान जो है दुबई से आ रहा था और लैंडिंग के दौरान यानी कि कोझिकोड एयरपोर्ट जो है वहाँ उतरने के दौरान अपना संतुलन खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 18 लोगों की जो है जान चली गई। 18 लोग, जिसमें कि 2 क्रू मेंबर भी थे। क्रू मेंबर का मतलब होता है ये विमान दल के सदस्य है ना, चालक दल के सदस्य। सेफ्टी डेफिसिट, उसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं। सेफ्टी डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कमी। सेफ्टी डेफिसिट कि सुरक्षा की जो प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए ना, वो प्रॉपर सुरक्षा जो है नहीं थी, है ना। ये कह सकते हैं हम कि जितनी एहतियात होने चाहिए थे पूरे की पूरे, वे एहतियात नहीं थे। सेफ्टी डेफिसिट, सुरक्षा की कमी। द कोझिकोड एयर क्रैश, कि कोझिकोड नामक स्थान पर ये एयर क्रैश, ये जो विमान हादसा हुआ, शोस ये विमान हादसा क्या दिखाता है? दैट देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, बुनियादी ढांचा। तो कहने का मतलब ये है कि एयरपोर्ट का जो बुनियादी ढांचा होता है, उस बुनियादी ढांचे में, उस आधारभूत संरचना में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये एडिटोरियल बात करता है कि कोझिकोड में ये जो विमान हादसा हुआ, ये विमान हादसा दिखाता है कि एयरपोर्ट की संरचना को लेकर, एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को लेकर जो भी बातें हैं, उनसे किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। द ट्रेजिक क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत, ये जो विमान था ना, इसको नाम दिया गया है वंदे भारत। रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड, ये जो विमान था, एक तरीके से क्या था ये विमान, किस तरह की फ्लाइट थी? रिलीफ फ्लाइट। रिलीफ फ्लाइट से मतलब है कि यह विमान ज़्यादातर कोरोना वायरस के जो व्यक्ति हैं ना, जो कि अन्य देशों में फंसे हुए थे, उनको लेके आ रहा था ना, खासकर दुबई से उन व्यक्तियों को जो कि लॉकडाउन में फंस गए थे, उन्हें लेकर आ रहा था, ये ना। तो द ट्रेजिक क्रैश, दुखद क्रैश हो जाना, विमान का एक तरीके से दुखद हादसा। द ट्रेजिक केयर्स ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस, कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का ये जो विमान था जिसका कि हादसा हुआ, और यह हादसा बड़ा ही दुखद था, इसका नाम दिया गया है वंदे भारत, इस प्लेन को। रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड, और हादसा कहाँ हुआ? कोझिकोड में हुआ। इन विच 18 पीपल इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, क्रू मेंबर का मतलब होता है चालक दल के सदस्य, है ना, यानी कि ये जो विमान उड़ाने वाले हैं, विमान को अटेंड करने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। तो जिसमें 18 लोग, जिनमें कि 2 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं, लॉस्ट देयर लाइफ्स, उन्होंने अपनी जान खो दी। एंड मैनी वर लेफ्ट सीवियरली इंजर्ड, और काफ़ी लोग जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए। सीवियरली इंजर्ड, सीवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब है घायल, और काफ़ी लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए इस हादसे में। तो ये जो घटना हुई, ये जो ट्रेजिक क्रैश हुआ, ट्रेजिक क्रैश है ना, ये जो दुखद घटना हुई, इज़ ए फोर्सफुल रिमाइंडर, यह बात हमें बहुत ही मजबूती के साथ याद दिलाती है दैट देर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। तो ये जो दुर्घटना हुई, इज़ ए फोर्सफुल रिमाइंडर, यह एक मजबूती के साथ इस बात की याद दिलाती है दैट कि देर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन, कि विमानन, एविएशन का मतलब होता है विमानन, है ना, वैमानिकी, कि विमान क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में किसी भी तरह के जोखिम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की रिस्क है, उस रिस्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई भी सुरक्षा संबंधित जोखिम हमें नजर आता है, तो उस जोखिम को दूर किया जाना चाहिए। ऑल्दो एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज एवर्टेड, एवर्ट का मतलब क्या होता है? बचना, टाल देना। ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, एन इवन बिगर डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब है आपदा, है ना, कोई भी मुसीबत। इवन एन इवन, यहां तक कि एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी आपदा को जो है टाल दिया गया, एक बड़ी आपदा से बच गए। बड़ी आपदा की कौन सी थी बड़ी आपदा? हो सकता था कि इस प्लेन में आग लग जाती और जो है हमें ज़्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ती, है ना। तो ऐसा नहीं हुआ, कि ये जो आग लगने का मामला था ना, ये बच गया। ऑल्दो एन इवन बिगर डिजास्टर वॉज अवर्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब यही है विमान, कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी आपदा टल गई, या एक बड़ी आपदा को टाल दिया गया
बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट, है ना, कि भला हो कि इस एयरक्राफ्ट में जो है आग नहीं लग पाई, और तो उसके चक्कर में जो है एक बड़ा हादसा जो है टल गया। द क्रैश स्नफ्ड आउट, स्नफ आउट का मतलब होता है यहाँ पे, स्नफ आउट का मतलब समाप्त करना, है ना। द क्रैश, कि ये जो दुर्घटना हुई, ये जो क्रैश हुआ विमान का, स्नफ्ड आउट द लाइव्स ऑफ मैनी, इसने कई लोगों की जान को खत्म कर दिया। स्नफ आउट का मतलब समाप्त कर देना। तो ये जो दुर्घटना हुई इसने कई लोगों की जान को समाप्त कर दिया। रिटर्निंग, ऐसे लोगों की जान को समाप्त कर दिया जो कि लौट रहे थे। रिटर्निंग होम, जो कि अपने घर लौट रहे थे, यानी कि भारत वापस लौट रहे थे। फ्रॉम दुबई, दुबई से। आफ्टर ए लॉन्ग, एक लंबे समय के बाद वे लोग जो कि दुबई से अपने घर भारत वापस लौट रहे थे, उनमें से कई लोगों की जान को इस विमान हादसे ने समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग ट्रॉमेटिक सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वंस, लव्ड वंस का मतलब होता है आपके चहेते, आपके अपने। इन द पेंडेमिक, आफ्टर ए लॉन्ग ट्रॉमेटिक सेपरेशन, ट्रॉमेटिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉमेटिक का मतलब होता है सदमे से भरा हुआ, है ना, सदमा, सदमापूर्ण। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग रहना, अलगाव। यानी कि कई सारे लोग जो कि दुबई में कोरोना वायरस के चलते, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, है ना, यह पेंडेमिक आया है कोरोना वायरस के लिए, कि इस कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारे लोग जो कि दुबई में अपनों से दूर थे, है ना, लव्ड वन से दूर थे, सेपरेशन थे, अलग थे, जो कि फंसे हुए थे, है ना। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय बाद अपने घर लौट रहे थे, भारत लौट रहे थे, लेकिन ये दुखद हादसा हो गया। मैनी इंडियंस कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम, मैनी इंडियंस, कई भारतवासी, कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम, कई भारतवासी जल्द से जल्द अपने घर नहीं लौट सके। फ्रॉम कंट्रीज, उन देशों से, वेयर देवर एम्प्लॉयड, जहाँ वे काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, या फिर अपनी यात्रा, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई कि भाई जैसे कई लोग थे वे अन्य देशों में यात्रा कर रहे थे, या फिर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, या फिर रोजगार में लगे हुए थे, लॉकडाउन लगा दिया हर देश ने, तो इन सब कारणों के चलते काफ़ी सारे भारतीय लोग थे वे अपने देश में नहीं लौट पाए थे। ऑल दो, यद्यपि, दे डेस्परेटली सॉट, अब देखो ये सीख की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट। सीख का मतलब होता है सीख, सॉट, सॉट इसका मतलब होता है चाहना। डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब क्या होता है, डेस्परेटली का मतलब है यहाँ पे बुरी तरह से। जैसे मैं कहूँ डेस्परेट एफर्ट, तो क्या होते हैं डेस्परेट एफर्ट, डेस्परेट एफर्ट्स का मतलब होता है कि आप जो है हताशा में हो, आप जो है निराशा में हो, तो उस निराशा से बाहर आने के लिए आप पूरी कोशिश करते हो, तो उसको बोलते हैं डेस्परेट एफर्ट्स, है ना। तो डेस्परेट का मतलब होता है बुरी तरीके से जो है कोशिश करना, है ना, बुरी तरह से। तो काफ़ी सारे लोग जो कि विदेशों में फंसे हुए थे, ऑल्दो, यद्यपि, हालांकि, दे डेस्परेटली सॉट फ्लाइट्स, हालांकि वे भारतीय लोग जो कि विदेशों में फंसे हुए थे, वे बुरी तरह से चाह रहे थे, किस बात को चाह रहे थे, वे चाह रहे थे कि किसी भी तरह से हमें फ्लाइट्स मिल जाए बैक होम, जो कि हमें हमारे घर पहुंचा दे, जो कि हमें इंडिया पहुंचा दे। सिंस मार्च, मार्च से, है ना, मार्च से जब से लॉकडाउन लागू हुआ तब से वे भारतीय लोग जो कि अन्य देशों में फंसे हुए थे, वे बुरी तरह से इस बात को चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हमें फ्लाइट मिले और हम भारत वापस लौटें। फॉर दोज, वे लोग, उन लोगों के लिए एडिटोरियल बात करता है। फॉर दोज हु टुक दैट लॉन्ग अवेटेड, लॉन्ग अवेटेड का मतलब होता है जिसका लंबे समय से इंतजार था, लॉन्ग अवेटेड मतलब जिसका लंबे समय से इंतजार था, ट्रिप मतलब यात्रा, ऑन अगस्त 7। फॉर दोज हु टुक, लेकिन तो यहाँ पे बात की जा रही है कि दुबई में जो भारत के लोग थे ना, जो कि काफ़ी लंबे समय से भारत आने का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने 7 अगस्त की इस फ्लाइट को लिया, है ना, जो इस 7 अगस्त की इस फ्लाइट में बैठे, इट एंडेड इन डिजास्टर, और ये फ्लाइट जो है समाप्त हुई एक आपदा में। ये एडिटोरियल बात करता है कि बेचारे कई सारे लोग थे, वे अपने चहेतों से मिलने के लिए भारत में आने के लिए बेताब थे, और 7 अगस्त को वे दुबई से इस फ्लाइट में बैठे थे, और इस फ्लाइट का परिणाम हुआ कि ये फ्लाइट जो है एक आपदा में बदल गई, एक मुसीबत में बदल गई। देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का मतलब है सूचक। देयर आर क्लियर पॉइंटर्स की मतलब कुछ सूचक हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट हैं। टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस एट कोझिकोड एयरपोर्ट, कि ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट है ना, केरल में है, कि ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो भी फ्लाइट चलती हैं, जो भी फ्लाइट के ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि फ्लाइट का आना जाना होता है, तो उनकी जो प्रकृति है वह काफ़ी डेंजरस है ना, यानी कि ये जो एक तरीके से एयरपोर्ट है ये काफ़ी डेंजरस है, ये एडिटोरियल बात करना चाहता है ना। इन द मिडस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इन द मिडस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मानसून, और
यह एयरपोर्ट जो है और भी ज़्यादा जोखिमपूर्ण हो जाता है इन द मिडस्ट, मिडस्ट का मतलब है के बीच, ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मानसून, एक तेज मानसून के बीच में यह जो कोझिकोड एयरपोर्ट है यहाँ पे जो फ्लाइट चलती हैं तो ये एयरपोर्ट जो है और भी ज़्यादा जोखिमपूर्ण और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इवन विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम फॉर द टेबल टॉप रनवे। देखो ध्यान देना कि ये जो एयरपोर्ट है ना, ये एयरपोर्ट कैसा है, एयरपोर्ट पे रनवे, रनवे का मतलब क्या होता है, वो मार्ग जिस पर हवाई जहाज दौड़ता है। हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले या जब हवाई जहाज लैंडिंग करता है, जब हवाई जहाज उतरता है ना, तो वह जो मार्ग होता है जिस पर हवाई जहाज दौड़ता है उसको हम बोलते हैं रनवे। अब ये जो कोझिकोड एयरपोर्ट है यहाँ पर रनवे कैसा कौन सा है, टेबल टॉप रनवे। क्या होता है टेबल टॉप रनवे? देखो टेबल टॉप रनवे क्या होता है, जैसे कि ऊंची जगह पर जो बनाया जाता है ना एयरपोर्ट, या ऊंची जगह पर जो रनवे होता है, यानी कि जैसे किसी पहाड़ के ऊपर बनाया गया है ना, कोई पहाड़ी के ऊपर है या फिर कोई पठार है, यानी कि जमीन से काफ़ी ऊंचा जो होता है ना, उसको बोलते हैं टेबल टॉप रनवे, है ना। अब इस टेबल टॉप रनवे में क्या दिक्कत होती है कि इसके अगल बगल में है ना, इसके अगल बगल में क्या होता है, खाई होती है, क्योंकि ये ऊंचा होता है क्षेत्र। क्या होता है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र को काट करके बनाया गया होता है ये, तो ऐसे में क्या है, इसके अगल बगल में क्या है, काफ़ी खाई होती है। तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने अपना प्लेन को इसके ऊपर उतारा और प्लेन अपनी स्पीड को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया तो इस खाई में गिरने का खतरा होता है ना। तो ये काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफ़ी डेंजरस एयरपोर्ट्स में आते हैं ये जो टेबल टॉप रनवे होते हैं ना वो। तो देखो एडिटोरियल क्या बात करता है, एक लंबी लाइन है ये, यहां से देखो लाइन अपनी शुरू हो रही है और यहां तक है पूरी लाइन, है ना। तो देखते हैं इसे पूरी लाइन को कि देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, इस बात के बिल्कुल स्पष्ट सूचक हैं, संकेतक हैं, टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस एट कोझिकोड एयरपोर्ट, कि कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो भी एक तरीके से ये जो फ्लाइट्स जो भी चलती हैं, है ना, उनकी प्रकृति क्या है, बड़ी ही डेंजरस है ना, बड़ी ही खतरनाक प्रवृत्ति है उनकी। क्यों? इन द मिडस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मानसून, और खास करके मानसून के बीच में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है ये जो फ्लाइट्स है, इनका जो ऑपरेशन होता है ना कोझिकोड में वो। इवन विथ, हालांकि हमारे पास है, इवन विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी फ्लाइट जब उतरती है तो उसके सुरक्षा के लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम को हमने नाम दिया है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, है ना। और इस सिस्टम को हम बनाते हैं किसके लिए, टेबल टॉप रनवे के लिए। मैंने बताया आपको टेबल टॉप रनवे क्या होता है, कार्व्ड इनटू अनडुलेटिंग टेरेन। कार्व का मतलब क्या होता है, कार्व का मतलब होता है उत्कीर्ण करना। देखो क्या होता है कार्व, जैसे मूर्ति है, आप क्या करते हो, कोई पर्वत है, उस पर्वत में या कोई चट्टान है, उस चट्टान को खोद खोद के जब मूर्ति बनाते हैं ना तो उसको बोलते हैं कार्व आउट करना। कार्व का मतलब होता है निर्मित करना, लेकिन किस तरह से निर्मित करना, खोद खोद के निर्मित करना, है ना, उसको बोलते हैं कार्व। तो यहाँ पे टेबल टॉप रनवे के लिए कहा जा रहा है, टेबल टॉप रनवे बनाया जाता है, कैसे निर्मित किया जाता है, कार्व्ड इनटू अनडुलेटिंग। क्या मतलब होता है अनडुलेटिंग का, अनडुलेटिंग का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव भरा, है ना। टेरेन का मतलब हो गया भूखंड, टेरेन का मतलब हो गया क्षेत्र, भूखंड, यानी कि कोई भूखंड है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है ना, इस तरह से है ये, इस तरह से लहरदार, है ना। होती है ना कभी पहाड़ों की संरचना देखी हो आपने, ये उठ गया फिर गिर गया, फिर उठ गया फिर गिर गया, है ना, तो उसको बोलते हैं अनडुलेटिंग। अनडुलेट का मतलब एक लहरदार संरचना, है ना। टेरेन का मतलब हो गया भूभाग, तो एक लहरदार भूभाग जो है, उस भूभाग को काटकर टेबल टॉप रनवे बनाया जाता है। हालांकि इस टेबल टॉप रनवे के लिए हम इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी बनाते हैं, जिसके माध्यम से फ्लाइट को जो है सुरक्षित करने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन फिर भी खतरा बना रहता है। आगे देखते हैं कि इस तरह के ये जो टेबल टॉप रनवे होते हैं, देयर आर प्रॉब्लम्स विथ विजिबिलिटी। तो इनमें क्या है, देखने में परेशानी होती है, विजिबिलिटी, कि जब फ्लाइट उतर रही होती है ना तो एक तरीके से देखने में जो है दिक्कत आती है ना, क्योंकि क्या है, इस तरह की संरचना होती है, मैंने बताया ना आपको, उतार चढ़ाव, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की संरचना होती है ना। तो देयर आर प्रॉब्लम्स विथ विजिबिलिटी, ए फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया एट द रनवे एंड देन ऑप्टिमल। ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया, ए फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया, मतलब जो सेफ्टी एरिया का मतलब है एक सुरक्षित एरिया जितना होना चाहिए ना उससे बहुत कम होता है। फार शॉर्टर मतलब है बहुत कम, ऑप्टिमल मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एट द रनवे एंड, रनवे का मतलब है कि जिस
मार्ग पे प्लेन दौड़ता है, वह मार्ग जहाँ समाप्त होता है तो वह जो है ना और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, वो बहुत कम बड़ा होता है ना, जितना ऑप्टिमल का मतलब है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए उसकी तुलना में बहुत छोटा होता है वो मार्ग। एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम, क्या होता है अरेस्टर सिस्टम? अरेस्टर सिस्टम का मतलब यही होता है, अरेस्टर सिस्टम का मतलब है फ्लाइट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, कि वही कोई आपका विमान है, उस विमान की स्पीड को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, उसको बोलते हैं अरेस्टर सिस्टम। एंड एब्सेंस ऑफ अरेस्टर सिस्टम, और अरेस्टर सिस्टम के अभाव के चलते दैट कुड स्टॉप, अरेस्टर सिस्टम क्या कर सकता है? कुड, अरेस्टर सिस्टम कर सकता है, क्या कर सकता है? स्टॉप एन ओवर शूटिंग प्लेन। क्या मतलब होता है ओवरशूट का? ओवरशूट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे आपको रुक जाना था उस पॉइंट पे अगर आप नहीं रुक पाते हो, उसके अगर आगे चले जाते हो आप, तो उसको बोलते हैं ओवरशूट कर जाना। जैसे कोई प्लेन है, उस प्लेन को जहां रुक जाना चाहिए था वहां नहीं रुक पाया और आगे चला गया है ना, स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाई, इसका मतलब है प्लेन ओवरशूट कर गया। ओवरशूटिंग प्लेन फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज, एज का मतलब क्या होता है? किनारा। ये जो एज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है किनारा। जैसे कोई पहाड़ है ना, उसका अंतिम किनारा जो है ना, उसको क्या बोलेंगे? फाल का मतलब है गिर जाना। ऑफ का मतलब ऑफ का प्रयोग करते हैं अलग होने के सेंस में, कि किनारा जो है उससे अलग होके नीचे गिर गए आप। जैसे ये कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के किनारे पे आए आप और फिर उस पहाड़ के किनारे से अलग हो गए और नीचे गिर गए, है ना। फाल का मतलब है गिर जाना, ऑफ का मतलब अलग होना, एज का मतलब है किनारा। तो यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है। एंड एब्सेंस ऑफ एन अरेस्टर सिस्टम, अरेस्टर सिस्टम का अभाव होना। अरेस्टर सिस्टम का मतलब यही है कि फ्लाइट की स्पीड को कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है ना, जो कि रोक सके, दैट कुड ओवर शूटिंग प्लेन। ओवर शूटिंग प्लेन का मतलब हो गया ऐसा प्लेन जो कि जिसे जहां रुक जाना चाहा वहां नहीं रुक पाया, फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एज इट हैपेंड विथ दिस एयरक्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट के साथ, इस विमान के साथ भी यही घटित हुआ। हैपन का मतलब क्या होता है? घटित होना। इस विमान के साथ भी यही घटित हुआ। क्या घटित हुआ? कि यह विमान जो है ओवरशूट कर गया, इसे जहां रुक पाना था वहां नहीं रुक पाया और जो है किनारे से जाके अलग होके गिर पड़ा और जो है खाई में चला गया, जैसा कि इसके साथ ये हुआ है ना। कोई अरेस्टर सिस्टम था नहीं जो कि इस प्लेन को जो है कंट्रोल कर पाता। तो ये एडिटोरियल जो है यहां से यहां तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं। विच ऑफ दीज फैक्टर्स अलॉन्ग विथ द मानसून इफेक्ट, विच ऑफ दीज फैक्टर्स, तो ये जो सारे फैक्टर्स की हमने बात की कि अरेस्टर सिस्टम का न होना, इसके अलावा जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो एक तरीके से ये जो रनवे है ना, ये जो रनवे है एक तरीके से इसका टेबल टॉप रनवे होना, अरेस्टर सिस्टम का अभाव होना, इसके साथ ही मानसून का प्रभाव, मानसून इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, मानसून इम्पैक्ट। तो इनमें से मुख्य कारण कौन सा था, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। विच ऑफ दीज फैक्टर्स, ये सारे कारकों की एडिटोरियल ने बात की। साथ ही साथ मानसून के प्रभाव को भी ले लो। लेड टू का मतलब है कारण बनना, डिजास्टर का मतलब है आपदा। विल बिकम क्लियर विथ ए प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल यानी पेशेवर, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, यानी कि एक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इन सभी कारकों में से कौन सा कारक था जो कि विमान दुर्घटना का कारण बना। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा करना, किसी चीज के बारे में बताना। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, या सिविल एविएशन का मतलब क्या होता है? एविएशन का मतलब है विमानन। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का मतलब है ये जो हमारा ये जो विमान मंत्रालय है ना, उसके लिए कहा गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, कि विमान मंत्रालय को इस बात का पूरा खुलासा करना चाहिए ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, कि तकनीकी से संबंधित जो भी प्रमाण इकट्ठे होते हैं, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा है ना, कि तकनीकी से संबंधित जो भी प्रमाण इकट्ठे होते हैं उन सारे प्रमाणों को विमान मंत्रालय को खुलासा करना चाहिए। द इंटीग्रिटी ऑफ विच, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता, है ना, किसी भी चीज की। द इंटीग्रिटी ऑफ विच विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जो कुछ भी तकनीकी प्रमाण मिलते हैं वे तकनीकी प्रमाण जो है उनको खुलासा करना चाहिए। तो बाद में ये जो तकनीकी एविडेंस हमें मिलेंगे इनको स्क्रूटिनाइज्ड किया जाना चाहिए, विल बी स्क्रूटिनाइज्ड। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है बारीकी से निरीक्षण करना, बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड का मतलब है विश्व व्यापक रूप से, कि पूरे विश्व में जो भी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके विमान से संबंधित सुरक्षा को जो भी संस्थाएं देखती हैं, उनको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को विश्व भर में
विमान से संबंधित, विमान की सुरक्षा से संबंधित जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इस विमान से संबंधित तकनीकी प्रमाण जो है वे प्रमाण उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि बारीकी से जांच किए जा सके ना, सेफ्टी पहलू, जो भी सुरक्षा संबंधित जो पहलू हैं उनकी बारीकी से जांच की जा सके। आगे देखते हैं। अपरेंटली, अपरेंटली का मतलब होता है जाहिरा तौर पर, स्पष्ट रूप से, है ना, बिल्कुल प्रकट रूप से। एंक्सियस का मतलब है चिंतित। टू प्रोजेक्ट का मतलब है दिखाना। एन इमेज ऑफ नॉर्मलसी द मिनिस्ट्री। अब देखो विमान मंत्रालय के लिए कहा गया है कि स्पष्ट रूप से विमान मंत्रालय जो था वह चिंतित था, यह दिखाने के लिए कि कोझिकोड में स्थिति सामान्य है। अपरेंटली एक्सेस है ना, स्पष्ट रूप से चिंतित था विमान मंत्रालय, ये प्रोजेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए एक ऐसी इमेज दिखाना चाहता था विमान मंत्रालय कि नहीं भाई कोझिकोड में सब कुछ नॉर्मल है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया, विमान मंत्रालय ने अलाउड, परमिशन दे दी, जारी कर दिया, अलाउड द एयरपोर्ट टू रीस्टार्ट, कि कोझिकोड एयरपोर्ट को जो है दोबारा से शुरू कर दिया, रीस्टार्ट फ्लाइट्स इन अ डे, एक दिन के भीतर ही इस कोझिकोड एयरपोर्ट पर ये दिखाने के लिए कि भाई स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, सारे सुरक्षा है ना, कोई भी सुरक्षा संबंधित ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और एक दिन के भीतर ही सारी फ्लाइट जो थी उनको ऑपरेट करने के लिए जो है ऑर्डर दे दिए कि भाई अलाउ कर दिया उनको। वाइल, जबकि द एक्सीडेंट को, जबकि यह जो विमान दुर्घटना हुई इसका कारण वाज येट टू बी असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, हालांकि येट मतलब अभी तक, कि अभी तक ये जो दुर्घटना हुई इस दुर्घटना के कारणों को निश्चित करना बाकी था। उसके पहले ही विमान मंत्रालय ने कोझिकोड एयरपोर्ट को जो है चलते रहने के लिए ऑर्डर दे दिए, और ये दिखाने के लिए कि भाई स्थिति जो है नॉर्मल है। इफ रेनी कंडीशंस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लैंडिंग। अब देखो अगर हम बात करें, एज सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज सेड, जैसा कि ये जो विमान मंत्रालय है उसके जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है, क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि भाई कुछ हद तक ये जो रेनी कंडीशन है ना, जो बरसात का माहौल है ना, वह भी जो है इस घटना में जिम्मेदार, वह भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। इफ रेनी कंडीशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लैंडिंग, कि अगर एग्जिस्ट का मतलब होता है होना किसी चीज का, ड्यूरिंग द लैंडिंग, कि भाई ये जो विमान ने जब लैंडिंग की तो विमान की लैंडिंग के दौरान अगर बरसात की कंडीशन थी, है ना, और ये बरसात की कंडीशन भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी, तो एडिटोरियल कहता है कि दीज में परसिस्ट का मतलब है बने रहना, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मानसून, कि अगर ये जो बरसात की कंडीशंस थी ये भी कुछ हद तक इस विमान की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी, जैसा कि विमान मंत्रालय से के जो मिनिस्टर है ना हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है। तो फिर एडिटोरियल कहता है कि ऐसी बात तो ऐसी कंडीशंस तो पूरे मानसून में ही बनी रहेंगी। दीज में परसिस्ट में संभावना बनती है, परसिस्ट का मतलब है बने रहना, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मानसून, कि आगे आने वाला जो अभी मानसून बचा हुआ है ना, रेस्ट ऑफ द मानसून, कि जो भी मानसून बचा हुआ है उस बचे हुए मानसून के दौरान पूरी संभावना बनती है कि रेनी कंडीशंस बनी रहेंगी। ईच फ्लाइट मस्ट देयरफॉर बी कंसिडर्ड, है ना, फॉर ए पोटेंशियल डाइवर्जन। तो अगर रेनी कंडीशंस जिम्मेदार हैं, रेनी कंडीशंस अगर कुछ हद तक इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, किस बात पर विचार करना चाहिए। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। ईच फ्लाइट, प्रत्येक फ्लाइट, कोझिकोड से जुड़ी हुई जो भी फ्लाइट है उसके लिए हमें विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए, फॉर ए पोटेंशियल डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है मार्ग को मोड़ देना, है ना। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, पोटेंशियल डाइवर्जन टू ए सेफ एयरपोर्ट, कि हम क्या करें अगर हमें लगता है कि भाई रेनी कंडीशंस जो है कोझिकोड में ये जो विमान है इनको प्रभावित कर सकती है, तो हमें क्या करना चाहिए, संभावित रूप से डाइवर्ट कर देना चाहिए फ्लाइट्स को। कहाँ डाइवर्ट कर देना चाहिए, टू ए सेफ एयरपोर्ट नियर बाय, कि कोझिकोड के नियर बाय, कोझिकोड के पास में जो भी सेफ एयरपोर्ट है उस सेफ एयरपोर्ट की तरफ हमें कोझिकोड से जुड़ी हुई फ्लाइट्स को मोड़ देना चाहिए। कब, इन बैड वेदर, बुरे मौसम के दौरान। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं। सिग्निफिकेंटली, उल्लेखनीय रूप से, है ना, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण रूप से। द एडमिशन, एडमिशन का यहाँ पे मतलब है स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्ति का मतलब है स्वीकारना किसी बात को, बाय द DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है, एक बॉडी है। क्या काम करती है ये बॉडी जो है ये एक इकाई है। क्या काम है इस इकाई का, कि ये जो विमान है इन विमान के सुरक्षा संबंधित पहलुओं को देखती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक इकाई है, एक बॉडी है जो कि विमान से जुड़े हुए सुरक्षा पहलुओं को देखती है। तो उस DGCA ने इस बात को स्वीकारा है
दैट द की रिकमेंडेशन, की रिकमेंडेशन का मतलब है मुख्य सिफारिशें, की रिकमेंडेशन का मतलब है मुख्य सिफारिश ऑफ रनवे एक्सटेंशन एट कोझिकोड मेड ऑलमोस्ट ए डिकेड अगो, लगभग एक दशक पहले, ऑलमोस्ट ए डिकेड अगो, डिकेड का मतलब है दशक, 10 वर्षों का समय, उसको बोलते हैं डिकेड, कि एक दशक पहले कोझिकोड एयरपोर्ट के मामले में जो है एक सिफारिश दी गई थी, एक प्रमुख सिफारिश दी गई थी। क्या प्रमुख सिफारिश दी गई थी? ये कहा गया था कि कोझिकोड का जो रनवे है ना, रनवे का मतलब मैंने आपको बताया जहां एयरपोर्ट दौड़ता, जहां पे एयरप्लेन दौड़ता है ना, एरोप्लेन दौड़ता है, रनवे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब है विस्तार करना, बढ़ाना। तो कोझिकोड एयरपोर्ट के मामले के संबंध में ये कहा गया था कि कोझिकोड जो रनवे है उस रनवे को विस्तार किया जाना चाहिए, उस रनवे को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ना, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ना, द एडमिशन। लेकिन डीजीसीए ने इस बात को स्वीकारा था कि यह जो सिफारिश है वाज नॉट पॉसिबल, ये सिफारिश संभव नहीं थी। क्यों? ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इशू। एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब है कि जैसे आपको रोड का निर्माण करना है, पुल का निर्माण करना है, तो उसके लिए जो जमीन आपको लेनी होती है ना, उसको बोलते हैं अधिग्रहित करना, एक्विजिशन करना, इशू। तो लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण के मामलों के चलते एक मुख्य सिफारिश जो कि कोझिकोड रनवे के लिए दी गई थी, वो सिफारिश ये थी कि इस रनवे को और बढ़ाया जाए। लेकिन डीजीसीए ने स्वीकारा कि इस रनवे को जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ इशू हैं। कौन से इशू हैं? लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण को है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ इशू हैं, उन इशू के चलते इस सिफारिश को जो है लागू नहीं किया जा सकता है ना। तो यह जो बात डीजीसीए ने स्वीकारी, स्ट्रेंथन, वह बात जो डीजीसीए ने स्वीकारी, वह इस बात को मजबूती देती है, द व्यू, इस व्यू को है ना, इस व्यू को मतलब है कि इस बात को मजबूती देती है दैट कॉर्नर्स मे हैव बीन कट ऑन सेफ्टी। कट कॉर्नर क्या मतलब होता है? कट कॉर्नर का ये लिखा हुआ है ना, कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब है, एक ईडियम है ये पूरी की पूरी, कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब होता है जल्दबाजी में बहुत ही सस्ते तरीके से किसी काम को निपटा देना। जैसे कि किसी पुल का निर्माण करना था, लेकिन आपने पुल का निर्माण करते वक्त कट कॉर्नर अप्रोच अपनाई, तो इसका मतलब क्या किया? आपने जल्दबाजी में पुल को बना दिया। जो भी आपको जो है ना गलत सलत माल मिला है ना, फटाफट बिल्कुल चीप तरीके से, जल्दबाजी तरीके से काम को निपटा देना, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मे हैव बीन। यहाँ पे मे हैव बीन का मतलब है ऐसा हुआ होगा। मे हैव बीन, देखो एक वाक्य समझना आप। जैसे मैं लिखता हूं मे हैव डन दिस, तो इसका मतलब क्या है? ही मे हैव डन दिस, यह उसने किया होगा। इसका पैसिव क्या बन जाएगा? इसका पैसिव बन जाएगा दिस मे हैव बीन डन, दिस मे हैव बीन डन बाय हिम। तो देखो ही मे हैव डन दिस, यह उसने किया होगा, इसका पैसिव बन जाएगा दिस मे हैव बीन डन बाय हिम, ऐसा उसके द्वारा किया गया होगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन्स द व्यू दैट कॉर्नर्स मे हैव बीन कट ऑन सेफ्टी, कि सुरक्षा के पहलू के संबंध में अगर हम बात करें तो जल्दबाजी की गई होगी, कॉर्नर्स कट किए गए होंगे। कॉर्नर्स कट करने का मतलब है कि जल्दबाजी की गई होगी, जो है गलत अप्रोच अपनाई गई होगी, है ना, जल्दबाजी में किया हो गया होगा, और जो है सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल किया गया होगा, है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं कट कॉर्नर्स। ऑल्दो, यद्यपि द फैसिलिटी कुड स्टिल सपोर्ट वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट, हालांकि वर्तमान में कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो व्यवस्था है, जो फैसिलिटी है, कुड, वह कर सकती है, क्या कर सकती है? स्टिल सपोर्ट वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट। वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का मतलब है कि बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट है ना, उन एयरक्राफ्ट को अभी भी कोझिकोड एयरपोर्ट पे जो फैसिलिटी है वो उनको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में जो है सुरक्षा संबंधित पहलू जो है ना, उन सुरक्षा संबंधित पहलुओं पर पूरा की पूरा जो ध्यान देना चाहिए था ना, वह ध्यान नहीं दिया गया होगा। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है। तो देखो कितने लंबे जो है सेंटेंस हो जाते हैं। तो यहाँ से देखना आप, ये सिग्निफिकेंटली से लेके बात की जा रही है, ये यहाँ तक है ना, और यहाँ से है ना, और ये जो बात है ना, ये हाइफन से लेके हाइफन तक है ना, ये एक तरीके से ब्रैकेट में लिखी हुई बात है, कॉमा में लिखी हुई बात है। तो यही बात है कि भाई डीजीसीए ने इस बात को स्वीकारा
कि एक रिकमेंडेशन दी गई थी। कौन सी रिकमेंडेशन दी गई थी? ये बात कही गई थी कि साहब कोझिकोड का जो रनवे है उस रनवे को एक्सटेंड, उसको रनवे का विस्तार किया जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, है ना, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी। तो डीजीसीए जो इस बात को स्वीकारती है ना कि रनवे को एक्सटेंड नहीं किया था, तो इसके माध्यम से क्या लगता है, इस माध्यम से इस बात को मजबूती मिलती है दैट कॉर्नर्स में हैव बीन कट ऑन सेफ्टी, कि सुरक्षा को लेकर, कि भाई बात कही गई थी, क्या बात कही गई थी कि भाई जो है इसको एक्सटेंड करो, इसका जो है विस्तार करो, ये जो रनवे है इसको बढ़ाओ, लेकिन रनवे को विस्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ज़मीन नहीं मिल सकी। तो ज़मीन नहीं मिल सकी, कोझिकोड रनवे का को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या लगता है, फिर जो एयरपोर्ट निर्मित हुआ, फिर जो ये रनवे निर्मित हुआ, वहाँ पर सुरक्षा संबंधित जो पहलू हैं उनका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया होगा। ये एडिटोरियल बात करता है। ऑल तो हालांकि अभी भी जो फैसिलिटी है वह पर्याप्त है ना, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। अब देखते हैं आगे। द इंस्टेंस ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग ए टेल स्ट्राइक इन द सेम एयरपोर्ट लास्ट ईयर। अब देखो पिछले साल क्या हुआ था, एक घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन, एयर इंडिया का एक प्लेन था, उसने झेला था, क्या झेला था? ए ट्रेल स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या है? टकरा जाना। टेल का मतलब होता है पिछला हिस्सा। कि पिछले साल हमें क्या देखने को मिला था, एयर इंडिया के विमान का पिछला हिस्सा इसी एयरपोर्ट पर टकरा गया था, है ना। तो ये जो घटना हुई थी, शुड हैव लेड। अब देखो शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड इसके बाद में हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए था, शुड हैव डन, ऐसा किया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शुड हैव लेड टू ए फुल असेसमेंट। तो एडिटोरियल बात करता है कि पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी। क्या हुआ था पिछले साल? एयर इंडिया का जो विमान था उसका पिछला हिस्सा कोझिकोड एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ये जो घटना हुई थी, यह घटना कारण बननी चाहिए थी। लेड का मतलब क्या है? लेड का मतलब है कारण बनना, है ना। शुड हैव लेड टू अ फुल असेसमेंट, यह घटना कारण बननी चाहिए थी। किस बात की? कि भाई ये जो विमान से संबंधित जो दुर्घटना है इनका पूरा मूल्यांकन किया जाए। अब फुल असेसमेंट, कि भाई जब पिछले साल ये विमान जो टकरा गया था ना, विमान का पिछला हिस्सा टकरा गया था इस एयरपोर्ट पे, तो इस घटना की पूरी जांच होनी थी, इस घटना का पूरा मूल्यांकन होना था। फॉलोइंग अप ऑन द रिकमेंडेशंस मेड आफ्टर द 2010 क्रैश इन बेंगलुरु। देखो क्या हुआ था, 2010 में एक विमान दुर्घटना हुई थी बेंगलुरु में। 2010 में बेंगलुरु में एक विमान दुर्घटना हुई थी। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है कोई बात हुई, कोई घटना हुई, उस घटना के बाद में जब आप और उस घटना की और ज़्यादा पड़ताल करते हो ना आप, तो उसको बोलते हैं फॉलोइंग अप ऑन द रिकमेंडेशंस मेड आफ्टर द 2010 क्रैश इन बेंगलुरु। कि बेंगलुरु में 2010 में एक विमान हादसा हुआ था, उसके बाद में कुछ सिफारिशें दी गई थी, है ना। तो उन सिफारिशों को फॉलो करते हुए पिछली साल कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का जो प्लेन है उसका जो पिछला हिस्सा टकरा गया था, उसकी पूरी की पूरी जांच की जानी चाहिए थी। आगे देखते हैं। सिंस द विजिबल कॉज ऑफ फ्राइडेज क्रैश वाज एन ओवरशूट। मैंने बताया आपको ओवरशूट का मतलब होता है कि जो जहां आपको रुक जाना चाहिए था ना, वहां आप नहीं रुक पाए, उसके आगे चले गए आप, तो इसका मतलब है आप ओवरशूट कर गए। तो विजिबल कॉज, कि ये जो शुक्रवार को ये जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना का दिखाई देने वाला कारण जो अभी हमें नजर आ रहा है, वो कारण नजर आ रहा है कि ओवरशूट, कि भाई प्लेन जो है वो ओवरशूट कर गया, कि प्लेन अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया ना। फिलहाल तो यही कारण हमें नजर आ रहा है, और भी कारण हो सकते हैं। द रनवे कंटिन्यूज टू पॉज अ थ्रेट। थ्रेट का मतलब है खतरा, है ना। अब पोज का मतलब क्या होता है? खड़े कर देना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कोरोना वायरस ने, जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं, कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, तो इस तरह से खड़े कर देने को बोलते हैं पोज। कि ये जो रनवे है, ये जो कोझिकोड रनवे कंटिन्यूस लगातार इसने बना रखा है, एक खतरा जो है हमारे सामने लगातार खड़ा किया हुआ है। इस रनवे के माध्यम से लगातार हमारे सामने खतरे की स्थिति बनी हुई है, खतरे की स्थिति खड़ी हुई है ना। ये एडिटोरियल बात कहना चाहता है। बैड मेटेरियोलॉजिकल कंडीशंस, मेटेरियोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित, सच एज रेन एंड विंड, कि मौसम विज्ञान से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि बरसात है, हवा है, एंड रनवे सरफेस प्रॉब्लम, है ना। और ये जो मार्ग है ना, ये जो जिस पर एयरप्लेन चलता है ना, उसका जो मार्ग है उसमें जो सरफेस से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे कि स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है? रुक जाना, ठहराव। जैसे बरसात का पानी हुआ, वो गड्ढों में ठहर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेग्नेटेड वाटर।
स्टेग्नेशन ऑफ वाटर और रबर डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का मतलब है जमा हो जाना। इसके अलावा अन्य जैसे कि कई प्रॉब्लम है, बरसात है, हवा है, या फिर ये जो मौसम या फिर जो रनवे है ना उस पर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पानी का इकट्ठा हो जाना, या फिर जो रबर होती है उस रबर का डिपॉजिट हो जाना। और इनके माध्यम से क्या होता है कि भाई ये पानी ठहर जाता है ना, दैट कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना। स्किडिंग, स्किड का मतलब है फिसलना, स्किड का मतलब होता है फिसलना। दैट कंट्रीब्यूट टू स्किडिंग एंडेंजर, एंडेंजर का मतलब है खतरे में डाल देना पैसेंजर्स एंड क्रू। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि काफ़ी सारे मौसम से जुड़े हुए कारक हैं, बरसात है, हवा है, पानी का ठहराव है, रबर का ठहराव है, जो कि योगदान देते हैं। किस चीज़ में योगदान देते हैं? प्लेन के फिसलने में। और इसके चलते क्या हो सकता है? इसके चलते यात्री और चालक दल की जान खतरे में आ सकती है ना। एंडेंजर का मतलब खतरे में डाल देना। एवरी एयर सेफ्टी इंसिडेंट, एवरी एयर सेफ्टी इंसिडेंट डिमिनिशेस इंडियाज रेपुटेशन। एडिटोरियल बात करता है कि ये जो भी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं ना, एयर सेफ्टी से संबंधित जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, डिमिनिशेस का मतलब है कम करना, इंडियाज रेपुटेशन, रेपुटेशन का मतलब है प्रतिष्ठा, कि भारत की जो प्रतिष्ठा है, खास करके विमान से जुड़ी हुई भारत की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा में कमी आती है जब जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। द कोझिकोड क्रैश शुड लीड टू, लीड टू का मतलब क्या है? यहाँ पे लीड टू का मतलब भी यही है, नेतृत्व करना है ना, कारण बनना, कि ये जो कोझिकोड की घटना हुई है यह कारण बननी चाहिए। किस चीज़ का कारण बननी चाहिए? ए फ्रेश रिव्यू, रिव्यू का मतलब है दोबारा से देखना, ऑफ ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स, कि कोझिकोड एयरपोर्ट से जुड़ी हुई ये जो घटना है, ये घटना कारण बननी चाहिए कि हम जो भी रिस्की एयरपोर्ट्स हैं, जो भी खतरे से भरे हुए एयरपोर्ट्स हैं, उन एयरपोर्ट्स का दोबारा से रिव्यू किया जाए, उन एयरपोर्ट्स को दोबारा से देखा जाए, है ना। और जो भी एहतियात बरते जाने चाहिए, जो भी सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए वे अपनाए जाएं। ट्रांसपेरेंट रेमेडियल एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी, रेमेडियल मतलब होता है उपचारात्मक, एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। ठीक है, अब जो हुआ वो हुआ, फिलहाल वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए? पारदर्शी उपचारात्मक कार्यवाही तुरंत से तुरंत की जानी चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है।